यूपी इलेक्शन आपका 2027 में है, बिल्कुल। 2029 में लोकसभा इलेक्शन है और बीच में पे कमीशन है। कई लोग कहने कि बेसिक सैलरी जो 1 लाख प्लस होगी हर एम्प्लॉय की, इसमें कितनी सच्चाई है? 70 साल में जो नहीं हो पाया है तो वो फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्ट कैसे करेंगे आप? तो ये पे कमीशन का रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट होते होते हो सकता है कि 2028 जैन या फेब तक ये करे। तो बीच में 4 डीए और बढ़ेंगे, 3 या 4, क्योंकि एवरी 6 मंथ्स डीए बढ़ता है। तो दोनों का कंबाइन करे तो 9 लाख करोड़ बनते हैं। तो सोचिए 9 लाख करोड़ किसी के जेब में जाएगा ना, तो ऑब्वियसली इसका असर कैसे होगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी। क्या इसका असर हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी पड़ता है? कि जो स्टेट सेंटर को फॉलो करते हुए 8th पे कमीशन और उसको करते हैं, तो उनके पास 3 ऑप्शन है। आज 2026 की जो परिस्थितियां हैं, कौन-कौन से फैक्टर सरकार के दिमाग में होंगे बिफोर इम्प्लीमेंटिंग 8th पे कमीशन? इसलिए अगर कोविड से लेके अभी तक का देखें, बहुत चुनौतियां हैं। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े की एक नई सीरीज़ में। इसका नाम है मनी प्लांट और इसमें हम लोग बातचीत करते हैं अपनी और आपकी पॉकेट की बात, यानी आपके और हमारे पैसे की बात, कैसे सँभाला जाए, कैसे बढ़ाया जाए। और इसी सीरीज़ में एक बहुत बड़ा जो इश्यू है वो आता है 8th पे कमीशन का। इस देश में 50 लाख से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का इंटरेस्ट इस चीज़ पे बना हुआ है। 70 लाख से ज़्यादा जो पेंशनर हैं वो लगातार इस चीज़ पे इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं कि 8th पे कमीशन का अभी स्टेटस क्या है। बहुत तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है र्यूमर से। और इसी को डिस्कस करेंगे हमारे साथ मिथिलेश झा जी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ये राइटर हैं। 15 साल से अधिक का इनका अनुभव है, पर्सनल फाइनेंस पे ही लिखते हैं। थैंक यू मिथिलेश जी इस सब्जेक्ट को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है? आज हम जून 20 19-20 के आसपास क्या स्टेटस है 8th पे कमीशन का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रवीण फॉर हैविंग मी इन योर शो। तो जैसे आपने बताया कि र्यूमर्स, सही में र्यूमर्स ज़्यादा है, खबर कम है हुँ, और सच्चाई बहुत कम होती है। जैसे पता ही है आपको, सोशल मीडिया का ज़माना है, हुँ, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कम कवर करती है इन चीज़ों को, लेकिन करना चाहिए हुँ, सबको। हुँ, तो जैसे आपने, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि दर्शकों के लिए ये बता दें कि पे कमीशन है क्या? हाँ, बिल्कुल। तो एक उनको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। हुँ, तो पे कमीशन है, एक सरकार हर 10 साल पे, वैसे कोई मैंडेट नहीं है 10 साल का, बट हुँ, सरकार, क्योंकि प्रेसिडेंट ये रहा है पीछे से हुँ, कि 10 साल, हर 10 साल पे एक कमीशन हुँ, गठित करती है। हुँ, तो ये जो पे कमीशन है, क्योंकि पे लगा हुआ है तो उससे आपको समझ में आएगा, तो ये इसका कमीशन का मेन जो मैंडेट रहता है कि वो पेंशन, सैलरी, जो एम्प्लॉइज़, अभी जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी, जो पेंशनर्स हैं उनके जो पेंशन हो गया, बाकी उनके अलाउंसेस होते हैं, हुँ, बहुत सारे उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, जैसे सीजीएचएस सुना होगा, जी, ईसीएचएस सुना जी, होगा। तो केवल पे से रिलेटेड नहीं है, हालाँकि कमीशन, पे कमीशन बोलते हैं, बट इसका मैंडेट बहुत वाइडर है हुँ, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को इनको रिव्यू करना होता है। तो हुँ, क्योंकि महँगाई बढ़ती है, हुँ, तो 10 साल में चीज़ें बहुत कुछ बदल जाती बिल्कुल हैं। बदल जाती हैं। तो सरकार का ये रहता है कि जो सरकार, जैसे आपने बताया कि 50 लाख लगभग अभी हुँ, सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं हुँ, और 70 लाख के करीब पेंशनर्स हैं। हुँ, मान लीजिए 1.2 करोड़। हुँ, तो ये जो 12 मिलियन पीपल हैं, तो उनके इंटरेस्ट के लिए सरकार देखती है कि इनके एचआरए, इनके अलाउंसेस, पेंशन, हुँ, फिर मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ जो महँगाई दर है, हुँ, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बैलेंस रहे। हुँ, तो इसलिए पे कमीशन हर 10 साल पे आता है और पे कमीशन को ये मैंडेट दिया जाता है, आप देखो और उसमें अगर कुछ कमियाँ हैं, तो आप सुझाव दो, हम उसको हुँ, ठीक करेंगे। हुँ, अब बात आती है 8th क्यों लगा है इसमें? हुँ, तो 8th ये है कि अगर आप देखें पीछे 1947 से लेकर अभी तक, हुँ, तो अभी तक 7 पे कमीशन लग चुके हैं। लग चुके हैं। हुँ, तो फर्स्ट आया था 1947 में। हुँ, तो उसके बाद कुछ गैप रहा, तो 10-10 साल पे 10-10 नहीं आया। साल नहीं। 1947 के बाद नेक्स्ट जो आया 1959 में, वो 12 अच्छा, साल का गैप था। अच्छा, और 1959 के बाद नेक्स्ट आया 19 अ, फिफ सिक्स 73 में, 14 इयर्स का गैप है। हुँ, लेकिन वहाँ से फिर जो फोर्थ आया है 1986, हुँ, वहाँ से हर 10 साल पे आया है। अच्छा, 1986, 96, 2006 और 2016। हुँ, तो इसलिए अब सबके दिमाग में ये है कि हुँ, हर 10 साल पे पिछले 4 कमीशंस क्योंकि आए हैं, हुँ, तो ये भी 10 साल पे आएगा। तो सरकार ने अनाउंस भी कर दिया, तो ये भी 10 साल पे ही आएगा, 1 जनवरी 2026 से। हालाँकि सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अनाउंसमेंट नहीं हुँ, किया है और हुँ, उसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है हुँ, कि 1 जनवरी 1 2026 से ये भी लागू हो जाएगा। तो हुँ, अभी तक 7 आ गए हैं, ये हुँ, 8वाँ है। हुँ, तो बिल्कुल। ये इसलिए 8th पे कमीशन इसको हुँ, कहते हैं।
अब बात रही, आप कह रहे थे कि स्टेटस क्या है। तो अभी फिलहाल स्टेटस ये है कि जैसा कि लास्ट ईयर 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट में इसको अप्रूवल मिला, और उसके बाद 7-8 महीने कुछ काम इस पर नहीं हो पाया, लेकिन फाइनली जाके नवंबर 2025, आज से लगभग 6 महीना पहले, इसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो होते हैं, जो ब्रॉडर एक आउटलाइन बनाया जाता है जो ये क्या क्या कवर करेगा, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को कैबिनेट ने फिर से अप्रूवल दे दिया। तो उस डेट से अब जो कमीशन जो है, कमीशन जैसे मैंने बताया कि कमीशन का गठन जो हुआ है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बाद हुआ है। तो इसमें 3 मेंबर्स हैं। तो जस्टिस रंजना देसाई के चेयरमैनशिप, हाँ, तो वो देख रही हैं, और उसमें 2 एक पार्ट टाइम मेंबर हैं और एक जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक होता है वो सेक्रेटरी, जो फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी पंकज जैन वो हैं। तो ये 3 मेंबर्स हैं, और जो पार्ट टाइम मेंबर हैं वो IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष ये हैं। अब इनको मैंडेट है कि विद इन 18 months दे हैव टू सबमिट द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। सो फाइनली दे विल सबमिट द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, और फिर गवर्नमेंट वहां से फिर आगे ले जाएगी। तो गवर्नमेंट अब उसमें जितना टाइम ले, क्योंकि अगर उसमें उसको लगता है कि नहीं हम सब कुछ नहीं मानेंगे, इसमें कुछ चेंजेस हैं, या जैसा वो देते हैं एज इट इज वो मान ले, ये भी हो सकता है, तो उसमें फिर मान के चलिए आप 5-6 महीने का वक्त लगेगा। तो मान के चल रहे हैं वहां से अगर 5-6 महीने और जोड़ दे तो 2027 खत्म ही हो जाएगा। अच्छा। तो ये पे कमीशन का रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट होते होते हो सकता है कि 2028 जैन या फेब तक ये करें। ठीक है मिथिलेश जी, हम लोग एक एक चीज़ पकड़ेंगे जो कि लोगों के दिमाग में भी चल रही है, जिसके बारे में र्यूमर्स भी बहुत सारे हैं और एजम्पशंस भी हैं बहुत सारी। सबसे पहला ये है कि अरियर्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में, और एक्सपेक्टेशन भी है। आप मुझे बताइए कि पहले के क्या ट्रेंड्स रहे हैं, पिछले जो पे कमीशंस रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि भारी मोटी रकम लोगों को मिल सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, क्योंकि जनवरी 2025 से अरियर मिलेगा 2028 तक, जब तक ये इम्प्लीमेंट होगा। इसकी क्या वो है, और क्या ट्रेंड रहा है गवर्नमेंट की तरफ से पिछले जो पे कमीशंस रहे हैं उसमें क्या रहा है, और अभी क्या हो सकता है? तो पास्ट के अगर ट्रेंड्स को हम पकड़ के चलें तो जनरली 18 मंथ्स, कुछ कुछ पे कमीशन में ये 2 साल भी गया है, तो 18 मंथ्स से 24 मंथ्स का वो रहता है लैग। लैग मीन्स कि आप अनाउंस करते हो, उसके बाद आप जो आयोग का गठन हुआ, फिर आयोग रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो उसके बाद जो फर्दर कैबिनेट अप्रूवल के लिए हो जाएगा, तो सब कुछ होते होते ये लगभग 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। तो बहुत रेयरली क्या अभी तक हो ही नहीं पाया है कि टाइम पे, जिसका जैसे कि अभी 8th पे कमीशन का शेड्यूल जो था, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को 7th पे कमीशन का टर्म खत्म हो गया, तो आइडियली ये 1 जनवरी 2026 से हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को फिर 2024 में ही कुछ करना चाहिए था। आयोग का गठन, आयोग विद इन 18 मंथ्स वो सबमिट कर देता तो सब कुछ हो जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया है। अब यहाँ से अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो 2027 एंड या 2028 के शुरुआत तक ये खींच सकता है। पास्ट के ट्रेंड्स जो रहे हैं वो भी ऐसे रहे हैं, तो इसमें होता ऐसे है कि आपको 18 से 24 महीने का अरियर देना है। क्यों? क्योंकि जिस डेट पे वो एंड हुआ, नेक्स्ट डे से आपका नया पे कमीशन उसी डेट से लागू होगा। तो आपको 18 to 24 मंथ्स का अरियर देना है। साथ में जो भी उसमें आपका बेसिक में डिफरेंसेस आएंगे, HRA में, अलाउंसेस में, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्सचेकर पे, गवर्नमेंट पे कितना इसका बर्डन होने वाला है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि पास्ट के ट्रेंड्स को मानते हुए कि 18 to 24 मंथ्स का बैक पे उनको सैलरीज और जो पेंशनर्स को पेंशन में है तो वो उनको डिफरेंस वो मिल जाएगा अरियर्स के रूप। कुछ लोग ये कह रहे हैं, और कुछ लोग तो क्लेम भी कर रहे हैं कि 3 से 4 गुना जो है वो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि बेसिक सैलरी जो 1 लाख प्लस होगी हर एम्प्लॉय की। इसमें कितनी सच्चाई है, और कितना फैक्चुअल है ये? तो इसमें सच्चाई तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए एक टर्म है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर है क्या, पहले दर्शकों के जानकारी के लिए समझा दें। एक मल्टीप्लायर है, कि फॉर्मूला गवर्नमेंट एक निकालती है, वो मतलब प्रेजेंट का इन्फ्लेशन रेट क्या है, फिर बाकी चीजें गवर्नमेंट का, मतलब एक जो होता है वित्तीय बर्डन कितना गवर्नमेंट सह सकती है, अभी आपकी इकोनॉमी कैसे चली है, सब कुछ को मिला जुला के एक ना फॉर्मूला निकालते हैं लोग। तो लास्ट, अगर हम रेफरेंस के लिए लास्ट फिटमेंट फैक्टर ले लें और 6th पे कमीशन का ले, तो
सिक्स पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.92 इन्होंने फिक्स किया था। मतलब उस पे कमीशन में 1.9% Let's- सैलरी हाँ गुना सैलरी बढ़ी हाँ, थी। तो लेट्स से कि किसी की अगर मान लीजिए 10,000 रुपए बेसिक है ना, तो अगर 2 के फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तो वो डबल 20 हो होके जाएगी। 20 हो जाएगी। तो लास्ट पे कमीशन की अगर बात करें तो बेसिक जो सिक्स पे कमीशन ने छोड़ा था वो बेसिक 7,000 पे छोड़ा था, तो उस पे 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा, तो 7,000 इंटू 2.57, तो बेसिक इन्होंने मिनिमम बेसिक बढ़ा के 18,000 कर दिया। तो अभी जो रेंज है 18 लेवल है, ग्रेड पे इन्होंने हटा दिया था, तो सरकारी कर्मचारियों के अभी लेवल 1 टू लेवल 18 है। तो लेट्स से कि कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप मोस्ट पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी, तो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल 18 पे है, तो वहां बेसिक 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख, और जो लोएस्ट लेवल है दैट इज 18,000, सो 18,000 से लेके बीच में 2.5 लाख है। ठीक है, अब हम अगर ये कहें कि 1 लाख, जो आपने बात कही कि ये रूमर्स चल रहे हैं कि 1 लाख सैलरी हो जाएगी, तो 1 लाख के लिए फिटमेंट फैक्टर आपको 5.5 करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आप मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 18,000 आप ये 5.5, तो 5.5 तो होना नहीं, जो पास्ट में 10 अभी तक जो कितने 70 साल में जो नहीं हो पाया है, तो वो फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्ट कैसे करेंगे आप? तो अभी अगर रीजनेबल जो लगता है, तो अगर हम 4th 5th 6th 7th का देख लें, है ना, और एक एवरेज आउट करें, तो वो अराउंड 1.92, लेट्स से कि अगर गवर्नमेंट बहुत उदारता दिखाती है तो, है ना, कि 2.57 लास्ट टाइम मिला था, कहते हैं कि चलो इन्फ्लेशन वगैरह बहुत है तो 2.57 दे दे, बट उसके बियॉन्ड मुझे लग रहा है डिमांड्स हैं, कई तो रिपोर्ट्स ऐसे कह रहे हैं कि 3.8 भी डिमांड कर रहे हैं। हाँ, मैं वही 3 फैक्टर की ज्यादा बात हो रही है, हाँ। 2.86, 3.0 एंड 3.68। हाँ तो कंसिडरिंग अभी की इतनी इन्फ्लेशन है, अभी जी। कितना यह 10 साल में कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, तो उसमें 3.68 तक की बात हो रही है। हाँ, तो एक इसमें कैलकुलेशन ऐसे कर लेते हैं, लेट्स से कि सपोज कीजिए 3.68 ही गवर्नमेंट ने लगा दिया, तो उस पे 18,000 इंटू 3.68, तो इट कम्स टू अराउंड 65 से 70। हाँ, 65 से 70 के बीच में आया। बट यहाँ पे कैच ये है कि होता क्या है, जब भी पे कमीशन में आपका बेसिक तो 70 हो गया, लेकिन अभी जो डीए मिल रहा है, डीए को ये मर्ज कर देते हैं। अच्छा, तो लेट्स से कि अभी डीए 60% पे है, लेकिन हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि 2 साल बाद इंप्लीमेंट होगा, तो बीच में 4 डीए और बढ़ेंगे, 3 या 4, क्योंकि एवरी 6 मंथ्स डीए बढ़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए 2-3% करके 10% और ऐड कर लेते हैं, तो उस टाइम जब इंप्लीमेंट होगा ये, तो रिकमेंडेशंस जब ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे और फाइनली गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है और इंप्लीमेंट होगा, उस टाइम मान लीजिए डीए 70% है, वो डीए हो जाएगा जीरो, रीसेट हो गया। अभी जो 70% कैलकुलेट करे आप 18,000 का ही, तो कितना हो गया, लगभग 15,000 के करीब, 14 से 15,000। 14 से 15,000। अब देखिए 14-15,000 आपका मर्ज हो गया। ठीक है, इधर आपकी सैलरी 18,000 से ठीक है 69, लेकिन वो 15,000 यहाँ मर्ज हो रहा है, उसके बाद बाकी चीजें आपकी रीसेट हो जाएंगी। हाँ। सब कुछ जीरो से स्टार्ट होगा, है ना, एचआरए आपका 50% जो भी है वो मिलेगा, बाकी अलाउंसेस आपके सब क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में होंगे, तो आपकी सैलरी फिर भी 1 लाख नहीं पहुंच रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे पास्ट में रहा है, जो देखा गया कि 30% रीजनेबल, तो मुझे लग रहा है अगर 3% भी ले लें, 3.5 भी ले, तो 30 to 35% की सैलरी में इजाफा हम देख सकते हैं। अच्छा, और अगर इस बार ये जो कर्मचारी संगठनों ने जो वेतन वृद्धि की मांग की है, लेकिन ये जो 3 फैमिली फॉर्मूला है और अब इसको बदलकर 5 फैमिली यूनिट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है, कैसे काम हाँ, करता तो है? ये फॉर्मूला ऐसे है कि देखिए क्या है, जब लाइफ के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है देश में, तो जैसे अगर आप पीछे 25-30 साल पहले चले जाइए, तो एक कैलोरी कितना कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है, वो फॉर्मूला अलग था। फॉर्मूला कह लीजिए या जो देश की स्थिति थी, है ना, सबको वो बैलेंस डाइट जो हम कहते हैं, बैलेंस डाइट नहीं मिलता था, तो ऑब्वियसली कैलोरी कम होगी। कि मान लीजिए राइस बेल्ट है, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे कार्ब ज्यादा कंज्यूम करते हैं लोग, है ना, प्रोटीन कम लेते हैं, क्योंकि मतलब इंडिया में ट्रेडिशनली किसी भी Traditionally, हाँ, वजह तो exactly. वैसे,
तो कैलोरी पे ये है, लेकिन उससे हो नहीं पाता है। ये फॉर्मूला निकल के ऐसे होता है कि ये 3 पे चलाते थे, जो इतना कैलोरी का कंजम्पशन है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा हो गया, ठीक है, 3 का फॉर्मूला। अब उसमें है पेरेंट्स को भी इंक्लूड करो, ठीक है? अच्छा, ये बात कर रहे हाँ, थे। तो उसमें पेरेंट्स को इंक्लूड करो, तो वो 5 हो जाएँगे। तो 5 ऑब्वियसली फिर वो जो नंबर ऑफ कैलोरीज़ यूनिट जो आप ले रहे हो ना, उसका वो बढ़ जाएगा। तो उसके बेसिस पे आपकी बेसिक पे की वो डिमांड, जो फिटमेंट फैक्टर, उसमें चेंज आ जाएगा। बेसिक पे बढ़ जाएगा, सारे अलाउंसेस बढ़ जाएँगे, तो वो चेंज होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या मानेगी इस चीज़ को यार? सबसे पहले मानने से पहले क्या जो पे कमीशन है, पे कमीशन को क्या इसकी ज़रूरत समझ में आ रही है कि करने की ज़रूरत है, ये भी देखना है। क्योंकि ये पास्ट में भी ये सब डिमांड्स उठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। अच्छा मिथिलेश जी, अभी हम लोग बहुत ही वैसे वॉलेटाइल टाइम में रह रहे हैं, जहाँ पर इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आगे जब 2028 में तक ये इम्प्लीमेंट होगा और इलेक्शन भी हैं, है ना? 29 में इलेक्शन भी होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होते हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक भी होते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो आपको लगता है कि कहाँ जा सकती है, मतलब, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, इस बात पे उनका वोट रिलाई करेगा कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है? और हर 10 साल में ये बड़ी उम्मीद होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए कि पे कमीशन आएगा, गवर्नमेंट हमारा ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी। तो गवर्नमेंट अभी कहीं न कहीं उस डाइसी सिचुएशन में है कि क्या करें, क्या नहीं करें? अगर टाइम फ्रेम को ले तो बिल्कुल सही आपने कहा, और बहुत इंटरेस्टिंग है हुँ, कि यूपी इलेक्शन आपका 2027 में है, बिल्कुल। 2029 में लोकसभा हुँ, इलेक्शन है, हुँ, ठीक है? और बीच में पे कमीशन है, पे जो कमीशन। हम अनुमान लगा 2028 में रहे हैं कि मानते हैं, हाँ। 2028 में। तो कई लोगों का ये है, क्या गवर्नमेंट इसको जल्दी से करके यूपी इलेक्शन में फ़ायदा उठाने फ़ायदा के उठ लिए क्या वो कर सकती है? हुँ, तो जिसकी संभावना कम ही लगती है, क्योंकि टाइम इनके पास अब है नहीं, हुँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जून में हैं हुँ, और यूपी इलेक्शन स्टार्टिंग में ही है हुँ, 2027 में, हुँ, तो उसकी संभावना कम लगती है। बाकी दो अगर क्या 2028 में ना करके गवर्नमेंट इसको 2029 तक अगर खींच ले, हुँ। ये संभावना है कि लोगों के दिमाग में नया ताज़ा ये रहेगा कि अरे पे कमीशन, जैसे हाँ, मैंने मतलब 1 बताया साल कि पहले दे देंगे है तो ना? इलेक्शन हो सकता है भूल हाँ, जाएँ। 1 करोड़ से ज़्यादा हुँ, लोग इससे जुड़े हुए बिल हैं और उनके बिल परिवार अगर उनकी फैमिलीज़ भी। उनकी फैमिलीज़ हैं, तो ये तो सरकार के ऊपर है, हुँ, ठीक है? लेकिन उसमें ये एक संभावना ये लग रही है कि 18 मंथ्स अगर रिपोर्ट सबमिट करने में लग गया और बाकी हुँ, चीज़ें कहीं मान लीजिए उसमें ये है, हुँ, कुछ रिकमेंडेशंस ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट को लगा इसमें और विचार की ज़रूरत है, हुँ, तो हो सकता है कि 6 महीने की बजाय उसको 1 साल और टाला जाए। हुँ, ठीक है, उस केस में हो सकता है ये डिले होते-होते हमें हो सकता है कि 2029 में दिखे। ये पास्ट में हुआ भी है, 3 हुँ, साल रिकमेंडेशंस जब आए हैं, उससे इम्प्लीमेंटेशन डेट और रिकमेंडेशंस डेट में 3 साल का फ़र्क था। तो हुँ, पास्ट में ऐसा हुआ है। हुँ, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता है, हुँ। बिल्कुल उसकी संभावना पूरी तरह है। अच्छा। लेकिन अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है और जो हम पास्ट के 2-3 पे कमीशन की देख लें, तो उसमें लैग 24 मंथ्स टू 26, मैक्सिमम 26 मंथ्स गया है। अच्छा। तो उस हिसाब से हम देखें, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जैसे आया, तो मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से 2028 के शुरुआती महीनों में हम देख सकते हैं कि पे कमीशन इम्प्लीमेंट हो जाए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि हिस्टोरिकली इतना टाइम क्यों लगता रहा है पे कमीशन, पहले पे कमीशन बनाया जाता है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में 2 से 3 साल का टाइम क्यों लगता है? जब सारी चीज़ें इतनी डिजिटलाइज़ हो गई, आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास इकोनॉमी का ट्रेंड है, महँगाई का आपको पता है कि कितना है। तो ये 2 से 3 साल का बहुत ही वैसा नहीं है कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा क्या ब्यूरोक्रेसी इसमें का रोल है इसमें, या कुछ और फैक्टर्स? नहीं, ब्यूरोक्रेसी इसमें इसलिए नहीं है, हुँ, क्योंकि देखिए इसमें आप, जैसे मैंने बताया, जो हेड कर रहे हैं पैनल को, हुँ, कोई ब्यूरोक्रेट इसमें नहीं है। हुँ, अब पास्ट में इससे पहले 7th पे कमीशन में जस्टिस माथुर थे, हुँ, वो पैनल को हेड कर रहे थे, हुँ, वो भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे। हुँ, अभी जस्टिस रंजना देसाई है। हुँ, ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट को क्योंकि रिप्रेजेंट करने को, एक तो वो हुँ, मतलब कैबिनेट से वो पेट्रोलियम, फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी हुँ, उनको है, एक हुँ, पार्ट टाइम मेंबर है, हुँ, जो पूरी आपके इकोनॉमी वगैरह और उसको देखते हुए हुँ, क्या वास्तविक अभी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, तो वास्तविकता को देखते हुए वो अपने रिकमेंडेशन हुँ, लेंगे और जो भी रिपोर्ट्स में वो सब अपना देंगे इनपुट्स। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी इतना इन्वॉल्व नहीं है। बट एक बार ये रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद वो सबमिट हो जाए, उसके बाद गवर्नमेंट कितना एक्सेप्ट करती है उसको, हुँ, है ना? तो उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें भी फिर ये है कि सरकार को लगेगा कि अभी जैसे हम अभी मिडल ईस्ट का क्राइसिस देख रहे हुँ, हैं, हुँ, पेट्रोल प्राइसेस, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस देख रहे हैं, गैस के प्राइसेस देख रहे हैं। सिचुएशन मान लीजिए 1 साल ऐसे ही चले, तो हुँ, ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो इस पे पड़ेगा ही। हुँ।
क्योंकि इन्फ्लेशन अगर सपोज, क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोविड में क्या हुआ था, कोविड में 18 मंथ्स का डीए नहीं मिला था सरकारी कर्मचारियों को, अच्छा। क्योंकि कोविड हमारा फर्स्ट वेव आया 2020 के मार्च में लगभग, हुँ, तो मार्च के टाइम ही अनाउंस होता है डीए, हुँ, तो मार्च में इन्होंने डीओ को फ्रीज कर दिया। हुँ, नेक्स्ट डीए आफ्टर 6 मंथ्स अनाउंस होना था अराउंड सितंबर, हुँ, तो फिर वो कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी, हुँ, आपको याद होगा, हुँ, हुँ, क्योंकि कोविड पूरी तरह से गया नहीं था, हुँ, तो उसमें उन्होंने रोक दिए। नेक्स्ट जब फिर 6 महीने बाद कुछ होना हुँ, था, थर्ड वेव, आप ओमिक्रॉन करके, आपको याद होगा, हुँ, तो सरकारी कर्मचारी उसी में फंस गए हुँ, और 18 मंथ्स का डीए उनको नहीं मिला। हुँ, तो ये सब जो कुछ भी आपकी जियोपॉलिटिकल हो गया या कोई मेडिकल क्राइसिस जैसे कोविड जैसा कोई पेंडेमिक आ जाए कुछ भी, तो ये असर सब पे होता है। इकोनॉमी पे जब असर होगा तो वो हुँ, आपके पॉकेट पे भी होगा, आम आदमी के भी होगा, सरकारी कर्मचारी के होगा, सबको वो झेलना हुँ, पड़ेगा, हुँ, क्योंकि वो तो समाज से बाहर नहीं है, तो हुँ, उन पे तो सरकार सब कुछ देखते हुए जो भी डिसीजन लेगी। हुँ, तो अभी जो स्थिति चल रही है जिसमें अभी इन्फ्लेशन दिख रहा है हमें ऊपर जाते हुए सब कुछ, तो उसमें मुझे लगता है कि फिर ये फिटमेंट फैक्टर की जो डिमांड हो रही है इतना ना दे हुँ, सरकार। हुँ। और एक चीज़ क्या ये भी दिमाग में रहती है कि जब सेंट्रल गम जब इतनी सारी फैमिलीज़, यानी आपने बताया कि 70 लाख पेंशनर और 50 लाख एम्प्लॉइज़ और उनको अगर 4 से भी गुना कर लीजिए उतने लोग, उतने उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है जब, तो इकोनॉमी पे कहीं न कहीं वो मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो ये अच्छी चीज़ भी है। मेजर बूस्ट है, मेजर बूस्ट ऐसे है, आप देखिए, हुँ, बहुत बढ़िया आपने ये पॉइंट उठाया कि अभी रिपोर्ट है, एम्बिट कैपिटल और एक कोटक सिक्योरिटीज ने रिपोर्ट दी है, हुँ, जो इस पे अगर अरियर्स के साथ एनुअल जो बर्डन गवर्नमेंट पे आएगा एक्सचेकर पे, हुँ, वो आ रहा है 9 लाख करोड़ का। अच्छा, तो इसको ऐसे समझिए कि इंडिया का अभी जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 22 लाख करोड़ का है, अच्छा, और एक पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन से हुँ, 4.5 लाख करोड़ आपका तो इसमें जाएगा, जो सैलरी इनकी जो बढ़ेगी और हुँ, पेंशनर्स की जो पेंशन बढ़ेगी तो उसमें, हुँ, बट अरियर्स जो आप दोगे वो हुँ, 4.5 लाख करोड़ अलग है, तो हुँ, दोनों का कंबाइन करें तो 9 लाख करोड़ बनते हैं। हुँ, तो सोचिए 9 लाख करोड़ किसी के जेब में जाएगा ना, हुँ, तो ऑब्वियसली इसका असर कैसे होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी, हुँ, है ना, जो कुछ भी आपका कंजप्शन है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंक लोग जाएंगे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, एफडी का वो बढ़ेगा, हुँ, सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ लोगों के जेब में पैसा होगा तो घर खरीदने की सोचेंगे, तो रियल एस्टेट सेक्टर में एक बूस्ट बूस्ट दिखेगा, मिलेगा। है हुँ, ना, तो उसमें है। तो बाकी ओवरऑल इकोनॉमी में इसका चेन इम्पैक्ट है, हुँ, जो 9 लाख करोड़ का है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है। नौ हुँ, लाख करोड़ अगर इकोनॉमी में आज आपके जेब में आ जाए, ऑब्वियसली स्पेंड करेंगे आप, हुँ, तो वो बैंकिंग से लेकर रियल एस्टेट और जो कि तमाम सेक्टर्स मैंने बताए सब पे हुँ, इम्पैक्ट होगा और हुँ, इकोनॉमी में एक मेजर बूस्ट मिलेगा हुँ, उससे। हुँ। आपने पेंशनर्स की बात करी, पेंशनर की लाइफ़ कितनी बदलेगी अगर इस पे कमीशन मान लीजिए जो 3 फिटमेंट फैक्टर की हम बात करें उसमें अगर मिडल वाला भी लग जाता है, 2 ढाई मल्टीप्लायर वाला भी लग जाता है, तो क्या उनकी लाइफ़ कितनी बदलेगी? कितना उनके पास अर्निंग बढ़ेगी? हाँ, तो पेंशनर्स का जैसे अब मान लीजिए 18,000 हम कह रहे हैं, तो 18,000 मिनिमम बेसिक है हुँ, जो सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं। हुँ, सिमिलरली वही हाफ़ कर दीजिए उसका, हुँ, क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं तो आपका जो सैलरी होती है, मतलब अगर कम्यूटेशन वगैरह हटा दें तो हुँ, 50% का जो आप लास्ट ड्रॉन सैलरी है आपकी, हुँ। आप 50% विथड्रॉ अच्छा, करते थोड़ा-सा हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, हुँ। एक लेमैन के लिए और मुझे भी नहीं पता ये टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो होता है, वो जब रिटायर करता है, तो उसकी पेंशन कैसे बनती है? कौन-सा कितना पोर्शन उसको मिलता है अपनी अर्निंग का? वो थोड़ा-सा ब्रेक के साथ तो बताइए। देखिए, जो बेसिक है, हुँ, बेसिक को सीधे 50% कर देते हैं। अच्छा। एचआरए वगैरह जो हैं, हुँ, आपके एचआरए के लिए एलिजिबल बिकॉज़ यू आर रिटायर्ड नाउ, हुँ, तो एचआरए के लिए एलिजिबल बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। हुँ, तो फॉर्मूला ये है, एक टर्म होता है कम्यूटेशन। हुँ, तो जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स अ पर्सन इज़ सर्विंग इन डिफेंस, हुँ, तो वो जब रिटायर होगा, हुँ, तो मान लीजिए उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, हुँ, ठीक है? तो वो 50,000 लेगा। हुँ, और उसकी जो 50 बाकी जो 25% है, हुँ, आइडियली वो उसका 75% होना चाहिए, लेकिन जो 50% लेगा, 25% जो है हुँ, वो कम्यूटेशन में जाता है। कम्यूटेशन में ये मतलब होता है कि लेट्स से कि 60 पे कोई रिटायर हो रहा है, हुँ, और गवर्नमेंट अभी जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से गवर्नमेंट सोचती है कि हुँ, 75 हुँ, आदमी हुँ, इंडिया में सर्वाइव करता है, हुँ, गवर्नमेंट का जो वो है। तो 15 साल के लिए आपको पैसा जोड़ के वो कम्यूटेशन एक साथ दे दिया जाता है। अच्छा।
और इफ यू सर्वाइव दैट पीरियड, अगर 75 तक आप सर्वाइव कर गए, फिर आपकी फुल पेंशन हो जाती है। अच्छा। तो उसमें आप अभी तक 50 ले रहे थे, तो मान लीजिए कांस्टेंट, हालांकि हर साल डीए भी बढ़ता है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ 50,000 आपकी पेंशन है, तो 15 साल बाद आपकी 75,000 हो जाएगी। वो अच्छा। 25,000 जो गवर्नमेंट ने उस टाइम कम्यूटेशन में डाल दिया था और उसके पैसे जोड़ के आपको मिल गए थे शुरू में, वो आपको फुल पेंशन के रूप में आपको मिलने लगता है। तो पेंशन का कैलकुलेशन ये है। और अब लोगों के दिमाग में ये भी कैलकुलेशन चलने लगा है कि अगर मान लीजिए अरियर्स मिलते हैं और मान लीजिए 2 ढाई साल का मिलता है तो बड़ी रकम मिलेगी लोगों को, तो उसमें टैक्स मैनेजमेंट के बारे में लोगों की कंसर्न आने लगी कि फिर वो न्यू रेजिम में फ़ायदेमंद रहेगा उनके लिए या ओल्ड रेजिम में कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, इसका टैक्स से तो इतना कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि अगर ऐसे देखें कि मान लीजिए 12 लाख न्यू रिजीम की अगर बात करें, तो 12 लाख अगर उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दें, तो आपकी 12,75,000 रुपए है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना आपको, है ना। तो हम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की देखें, तो मान लीजिए 1 लाख प्लस में कितने लोग हैं। अगर हम 1,20,00,000 लोगों की बात कर रहे हैं, तो अराउंड उसमें 30% होंगे। कोई आंकड़ा नहीं है मेरे पास, बट मैं एक रफली कह रहा हूँ कि 30% है। तो 70% लोग अभी भी 1 लाख से कम वाले हैं, है ना। पेंशनर्स की भी हम अगर उसमें इंक्लूड कर ले कि पेंशन 1 लाख का मतलब आपकी सैलरी 2 लाख होगी, तब आप रिटायर होकर 1 लाख पेंशन लोगे ना। तो लेट्स से कि 1 लाख कोई पेंशन ले रहा है, तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं दे रहा है ना वो, अब न्यू रिजिम में अगर हो, बिल्कुल, है ना। तो अगर आप 30%, अब जो बाकी के 30% हो गए, तो उसमें भी आपका स्लैब है ना, अलग अलग स्लैब में है। और आपका जो 24 लाख से ऊपर का जिसकी भी पैकेज है, या मान लीजिए जो सैलरी या पेंशन ले रहा है 24 लाख से ऊपर, वही 30% वाले ब्रैकेट में जा रहा है, बाकी तो मैनेज कर रहा है अपना। और जो 12 लाख से नीचे, वो तो जीरो टैक्स पे कर रहा है। सेकेंड थिंग, जो पेंशनर्स हैं, ठीक है, उनको वो भी बेनिफिट है कि मान लीजिए 75 से ऊपर अगर आपकी एज है ना, तो आप आईटीआर भी फाइल ना करे चलेगा, कोई उसकी पेनल्टी नहीं है। अगर 60 to 70 वाले में है, तो 5 लाख तक एग्जाम से, ओल्ड टैक्स रिजिम में देखे तो उनको 5 लाख तक एग्जेम्प्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। बाकी जैसे हम लोग हैं, तो उनको 2.5 लाख है, उनको 5 लाख तक एग्जाम्प्ट दिया। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें इनको फैसिलिटी दी हुई है। बाकी सबसे बढ़िया तो न्यू रिजिम है, आंख बंद करके आपको कोई डिडक्शन और जितने एग्जाम्पशन, कोई टेंशन ही नहीं लेनी ना। अब सीधे आप न्यू रिजिम में चले जाइए, और कुछ भी उसमें आपको किसी को बताना भी नहीं है कि बाय डिफॉल्ट है। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं कोई रिजिम नहीं चूज कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट अपने आप आपको न्यू रिजिम में डिफॉल्ट न्यू में डाल देती है बाय डिफॉल्ट। ठीक। जैसे ये 8th पे कमीशन है, आज तक ये बताइए मुझे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस पे कमीशन में लोगों को हुआ है? कौन सा फिट किस रेजिम मतलब किस पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो हाई लगा है? देखिए, ये फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है नहीं, अच्छा। क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ग्रेड पे होता था, हाँ, तो वो ग्रेड सब हट गया है। हाँ, ग्रेड तो और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभी क्या लेवल 1 टू लेवल 18 है, ठीक है। तो फिटमेंट फैक्टर ये 2-3 पे कमीशन से ही ये अच्छा, इतना प्रचलित 6th हुआ है, से शायद स्टार्ट हुआ था। हाँ, 5th से, हाँ, ठीक है। तो इसमें लास्ट वाला सबसे हाईएस्ट अगर आप कहेंगे तो लास्ट वाला ही था, 2.57, 2016 वाला। ठीक है। हाँ, तो 2.57 उसमें अगर आप कहोगे कि एग्जैक्ट सैलरी, तो उसमें भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हर क्लास पे जो लेवल मैंने बताया, उस पे अलग अलग वो जो कैलकुलेशन, क्योंकि आपको बेसिक पे आप लगाओगे ना, सबके अलाउंसेस अलग हैं। तो एवरेज आउट अगर करेंगे, तो एवरेज निकल के वही आता है लगभग 30%, 30 to 35%। अच्छा, तो जो जितना ऊपर है उसको कम मिला है उसका फायदा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पे, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पे बेसिक 2.5 लाख है, लेकिन उनके लेवल पे बहुत सारे अलाउंसेस नहीं है। हालांकि पर्क्स मिलते हैं उनको, बाकी चीजें मिलती है, लेकिन उनके अलाउंसेस जितने नीचे लेवल, मिड लेवल पे जितने अलाउंसेस हैं, उनको उतने अलाउंसेस क्यों? अगर उतने अलाउंसेस उसी प्रोपोर्शन में मिल लगे, उनकी सैलरी तो 10 लाख से ऊपर चली जाएगी, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको कैप कर दिया गया है। बहुत सारे अलाउंसेस नहीं है, बहुत सारे उनको जो मतलब जो नीचे लेवल पे आपके जो पर्क्स मिलते हैं, वो सारी चीज उनके डिफरेंट है, ठीक है। तो टीए डीए वगैरह कुछ कॉमन है, एचआरए टीए डीए ये सब तो सबके लिए है, बट बहुत सारे जैसे आर्मी में ले लें, वहाँ उनको ड्रेस का भी अलाउंस मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। बाकी बहुत सारी छोटे मोटे और चीजें होती है, तो उनको वो सारी चीजें, वो पर्क्स नहीं है वहाँ पे, क्योंकि फिर वो क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो वो सैलरी उनकी बहुत ऊपर चली जाएगी, तो उसमें वो कैप लगा दिया हुआ है। दूसरा, अभी जो भी दर्शक हमारे ये बातचीत सुन रहे होंगे, उसमें कई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी होंगे।
तो जब किसी हमारे देश में पे कमीशन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो क्या इसका असर हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी पड़ता है? जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी चेंजेस होते हैं? देखिए डायरेक्टली नहीं, बट हाँ, हाँ कैसे कि देखिए बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं अभी भी पुराने पे 5th में 6th में चल रहे हैं, अच्छा। ठीक है? तो उनका जब भी वो मान लीजिए अब 5th से डायरेक्ट वो 8th में तो जा नहीं सकते। हुँ, तो जब भी उनका पे कमीशन लेट्स से कि वेस्ट बंगाल का एग्जांपल ले लीजिए हुँ, या अदर स्टेट्स हैं, बहुत सारे 6th में चल रहे हैं, तो 6 से वो 7th में जाएँगे। हुँ, तब तक यहाँ पे हो सकता है कि 9th पे 9th कमीशन में। आ जाए। हुँ, तो होता क्या है यहाँ पे कि जो स्टेट सेंटर को फॉलो करते हुए 8th पे कमीशन और उसको करते हैं, तो उनके पास 3 ऑप्शन है। हुँ, या तो गवर्नमेंट वाले रिकमेंडेशंस को देखें, हुँ, उनके पास उनकी मजबूरी नहीं है कि वो उनको फॉलो करें, हुँ, बट ये है कि एक आइडिया लेने को कि हुँ, ठीक है गवर्नमेंट ने ये सब सुधार किया, बेसिक में इतना किया है, एचआरए में इतना किया है, बाकी अलाउंसेस इतने उसमें ट्वीक किए हैं, तो उसमें ये कर सकते हैं ये कि 8th पे कमीशन को देखते हुए कर देते। सेकंड ये है कि जैसे बिहार ने अभी किया है हुँ, और आई थिंक कर्नाटका और 1-2 और स्टेट्स ने किए, महाराष्ट्र ने किया है, तो उन्होंने अपना कमीशन ही उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हुँ, तो उनके अपने मेंबर जो कमीशन के मेंबर्स होंगे वो अपना रिपोर्ट जैसे सेंटर में सबमिट होगा वो हुँ, अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे और हुँ, उस रिपोर्ट के आधार पे वो अपना बनाएंगे। हुँ, थर्ड ये है कि ठीक है इसमें देख लेते हैं जो अपने स्टेट की अब मान लीजिए कोई तमिलनाडु है या गुजरात है, हुँ, आर्थिक स्थिति अच्छी है, हुँ, वो कहें सेंटर ने अगर ठीक है 3.5 सब जो अभी आप कह रहे थे 3.6 या समथिंग, तो 3.6 दे दिया। हुँ, बट मान लीजिए गुजरात और महाराष्ट्र की कंडीशन है 3.6 देने लायक, वो मैच कर रहे हैं। बिहार मान लीजिए बिहार जैसे एक या कोई और पश्चिम बंगाल है हुँ, जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो हुँ, उस केस में वो कहेंगे नहीं भाई हम 3.6 नहीं दे पाएंगे। वो क्या करेंगे अपना कुछ चीजें पे कमी इसमें से कुछ मान लेंगे हुँ, और कहेंगे इसके आधार पर करते हैं, कुछ अपनी तरफ से वो कर देंगे। तो 3 ऑप्शंस हैं उनके पास, या तो पूरी तरह मान लें या तो अपना अपने आयोग बिठा के अपना पे कमीशन रिकमेंडेशन ले हुँ, आएँ, और थर्ड ये है कि पार्शियली मान लें इनको। तो हुँ, तीनों विकल्प उनके पास मौजूद रहते हैं। हुँ, लेकिन सेंटर की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि उनको मानना ही है स्टेट्स को, हुँ। बट ये फॉलो करते हैं। और ये बताइए कि अभी जैसे 10 साल इसका एक टाइम पीरियड है कि हर 10 साल में पे कमीशन आता है और अभी का जो टाइम है वो 10 साल में बहुत दुनिया बदल जाती है। कीमतें बढ़ जाती हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, गोल्ड की 10 साल बाद क्या कीमत होगी इसका कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। लाइफ़स्टाइल बदल जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि और क्या इस तरह से डिमांड्स उठती रही है कि इसका जो टाइम पीरियड है असेसमेंट का, कि ये जो पे ग्रेड है और ये जो सैलरी है एम्प्लॉइज़ की वो 5 साल में रिवाइज़ हो, 3 साल में रिवाइज़ हो, इस तरह की डिमांड्स उठती रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये डिमांड्स हैं, हालाँकि ये नहीं है कि पे कमीशन आप 5 साल में हुँ, लाओ, लेकिन ये डिमांड है कि जो आप रिव्यू कर रहे हो, हुँ, तो इनके देखिए रिव्यू होता है, अभी डीए जैसे साल में 2 बार इनका बढ़ रहा है। हुँ, बट डीए के साथ प्रॉब्लम ये है, डीए कैलकुलेट होता है बेसिक पे। हुँ, बाकी आपके बाकी अलाउंसेस भी हैं, सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ना, हुँ, इवन बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग हैं, हुँ, तो प्राइवेट सेक्टर में वो उसमें आप सैलरी का कंपोनेंट्स देंगे बहुत सारे, बहुत सारा। तो आपने एक को टच किया, हुँ, बाकी छोड़ दिया। हुँ, तो इनकी डिमांड है कि हर 5 साल पे हुँ, आप रिव्यू करो, हुँ, और एनुअल इंक्रीमेंट जो है उसको बढ़ा के इन्होंने 6% का डिमांड किया। 5 कई जो यूनियंस हैं वो कह रहे हैं कि 5% करो। जो एनसीजेसीएम है, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, अच्छा। तो ये मेन है। इसमें क्या है एनसीजेसीएम में सरकार की साइड से भी हैं, स्टाफ के साइड से भी हैं, हुँ, ठीक है? अच्छा। और इसको लीगल वैलिडिटी है। हुँ, तो कोई भी जब भी कोई डिस्कशन हो या कुछ कुछ भी कंसीडर करना होता है तो गवर्नमेंट इनको इनवाइट करती है, हुँ, जैसे अभी पे कमीशन में ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मामले में सब कुछ, बाकी यूनियन से भी इनपुट लेती है, लेकिन इनका मेन होता है हुँ, क्योंकि इसमें सरकार दोनों तरफ से है। स्टाफ बॉडी बोलते हैं जो स्टाफ साइड को कहते हैं, और उधर गवर्नमेंट बॉडी होती है हुँ, जिसका मतलब जो चेयरमैन होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, वही लीड करता है। हुँ, तो 5 इयर्स वाला, तो उसमें ये डिमांड है पे कमीशन का नहीं, पे कमीशन का 10 इयर्स ही रहने दो, हुँ। बट ये 5 रिव्यू इयर्स का रिव्यू कर। इसमें रिव्यू करो। हाँ। तो और एनुअल इंक्रीमेंट अभी जो 3% है उसको बढ़ा के 6% कर दो, ये डिमांड है। हुँ, और कितनी जेन्युइन है ये डिमांड? आप भी देखते हैं इकोनॉमी को रीड करते हैं कि कितनी रैपिडली चीज़ें बदल रही हैं, बदल जाती हैं इतने लंबे समय में। तो देखिए इसमें जेन्युइन डिमांड तो जेन्युइन ही है, ये प्रेशर टैक्टिक होता है जनरली, हुँ, क्योंकि सरकार को भी पता है कि सारी चीज़ें जो यूनियंस होते हैं जो ये डिमांड रखते हैं तो सब कुछ मानने हुँ, की ज़रूरत नहीं है। सरकार को भी पता है, इनको भी पता है कि सब कुछ सरकार मान नहीं लेगी। हुँ, इसलिए जब ये ऊपर से 3.68 जब माँग रहे हैं, जब हुँ, पता है कि पिछले 7 कमीशन में जो हुआ नहीं, हुँ, तो इनको लग रहा है कि
6-7 कह रहे हैं या 6-8 कह रहे हैं, तो कम से कम 3 पे तो मान ही जाएंगे ना। तो एक जो बार्गेनिंग होती है ना, वो बार्गेनिंग चलती है सरकार के बीच में, यूनियंस के बीच में। तो अब जहां तक बात है इसको कितना ये उचित होगा, तो इसमें एक चीज हमें देखना है कि डीए तो आप वैसे भी बढ़ा रहे हो हर साल, तो रिव्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डीए बढ़ा रहे हो प्लस 3% इंक्रीमेंट आप दे ही रहे हो। तो इसको ऐसे समझिए, हम लोग प्राइवेट सेक्टर में अगर मान लीजिए आईटी सेक्टर कोई रिपोर्ट आ जाए कि 10% इस बार डबल डिजिट ग्रोथ, किसी का रिपोर्ट आ जाए, टीम लीज या किसी का, जो डबल डिजिट ग्रोथ है इस बार एक्सपेक्टेशन है, लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ देखिए 3% और 3%, 2 बार मान लीजिए डीए है, 6% और 3% इनको एनुअल इंक्रीमेंट मिल ही रहा है, 9% तो हो ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये 10 साल तक कुछ नहीं मिल रहा है, 9% आपको एनुअली मिल ही रहा है। बस केवल ये है कि एवरी 10 ईयर्स जो आपकी महंगाई है, दर है, या बाकी स्थिति है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है, कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, जो मान लीजिए मेडिकल इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, एजुकेशन में इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा है, क्योंकि पैसे तो वहीं खर्च होते हैं, बच्चों की पढ़ाई में, पेंशनर्स को जो इलाज कराने जाते हैं उनके, तो सब कुछ देखते हुए ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करते हैं ये। बाकी इंक्रीमेंट इनका तो 9% जैसे बताया वो तो चल ही रहा है इनका, तो इसमें अगर 5 इयर्स में रिव्यू कर दे तो क्या दिक्कत है। मुझे ये बताइए कि 2016 में जो 7th पे कमीशन लगा था, उस समय की परिस्थितियां और आज 2026 की जो परिस्थितियां हैं, कौन कौन से फैक्टर सरकार के दिमाग में होंगे बिफोर इम्प्लीमेंटिंग 8th पे कमीशन? इसमें सरकार के, देखिए ये पिछले अगर कोविड से लेके अभी तक का देखें, बहुत चुनौतियां हैं, और कुछ चीज़ें तो सरकार के भी कंट्रोल में नहीं है। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस, उसमें सडनली हमने देखा कि चीज़ों की कीमतें कैसे बढ़ी है। आरबीआई ने हालांकि लास्ट में रेपो रेट में स्टेटस को था पॉज किया है, लेकिन ये ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। तो जैसे ही रेट बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे दिखेगा, ऑटो सेक्टर पे दिखेगा, हमारे लोन, होम लोन पे दिखेगा, पर्सनल लोन पे दिखेगा। और एक बार आपका लोन रेट महंगा हो गया तो उसका चेन रिएक्शन है, फिर तो सब कुछ महंगा होगा आपका। क्यों? क्योंकि कंपनीज महंगे दर पे अगर बैंक से लोन लेती है तो ऑब्वियसली उसको तो प्रॉफिट कमाना है, तो अपना तो मार्जिन देखेगी, तो वो इम्पैक्ट एक होगा। तो अगर आप 2016 से कंपेयर करें तो इकोनॉमी मजबूत हुई, लेकिन इकोनॉमी को 2 सेटबैक लगा कोविड के टाइम, आपने देखा, और इस तरह के वेस्ट कोविड में हमारा नेगेटिव में ग्रोथ चला गया, ठीक है, वहां से हम निकले हैं, तो फिर रिकवरी में टाइम लगा है। उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस में देखा हमने वो, क्योंकि अब तो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट हर कंट्री पे पड़ता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट था, वो थोड़ा ठीक होने लगा था। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस है, तो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने, ऐसे में उनको देखते हैं कैसे बैलेंस करती है। और क्या ये जब ऐसा बोला जा रहा है कि 2008 में जैसी मंदी आई थी, 2026 भी उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं, दुनिया उसी तरफ बढ़ रही है, ऐसा कहा जा रहा है? और क्या फिर इस तरह से जो आपने बोला कि 9,000 करोड़ का गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग कर सकती है इस पे कमीशन पे, तो क्या ये कहीं न कहीं इकोनॉमी के लिए भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए भी और देश की उस आम लोगों के लिए भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो सकता है कि पंप इन होगी और ज़्यादा पैसा, तो हम लोग मंदी से बच सकते हैं? देखिए, है क्या चीज़, मंदी से आप बचेंगे, ये इक्वेशन तब चलता है, लेट्स से कि आपके जेब में अभी पैसे 1 लाख रुपए आप लेके चल रहे हैं, लेकिन बाहर के माहौल से आप डरे हुए हो, तो आप पैसा नहीं निकालेंगे। तो इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। मान लीजिए जेब में पैसा आ गया, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी ठीक नहीं है। मुझे ये लग सकता है कि कल को मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, लेकिन अगर रिटायरी है तो उसका बच्चा कोई जॉब कर रहा है, अब उसको लग रहा है कि मेरे बच्चे की जॉब जा सकती है, फॉर एग्जांपल उसका बच्चा प्राइवेट सेक्टर में है, अब उसको लगता है बच्चे की जॉब जा सकती है, तो मुझे जो पैसा मिला है मैं बैंक में ही रखूं, कल को उसको जरूरत पड़ जाए। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उसके बच्चे भी जॉब में है, बाकी अपने भी, उसका पेंशन टाइम पे है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो वो पैसा खर्च करना चाहता है। तो वैसे इकोनॉमी में है, अगर इकोनॉमी सुदृढ़ नहीं है अभी के सिचुएशन में, तो उसमें वो थोड़ा टाइट, आदमी अपना हाथ टाइट रखेगा, कंजम्पशन उतना होगा नहीं। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कोशिश ये करती है रेपो रेट कम करके आरबीआई के थ्रू, तो ये रहता है कि इकोनॉमी में ढील दी जाए ताकि लोग खर्च करें, होम लोन बढ़े, लिक्विडिटी बढ़े, होम लोन बढ़े, एफएमसीजी सेक्टर को फायदा, लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदे, और बाकी जो
कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हैं उस पे ज़्यादा खर्चा करे, ताकि इकोनॉमी का जो पहिया है वो तेज़ रफ्तार से चले। क्योंकि आप कंज्यूम ज़्यादा करोगे तो कंपनी ज़्यादा सामान बनाएगी, आपकी जीडीपी में ग्रोथ होगा। तो ये एक साइकिल है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें कम ही लग रहा है मुझे चांसेस कि लोग उस ढंग से, अगर गवर्नमेंट, पहली चीज़ तो जो हम आंकड़े बता रहे हैं ये हम एग्जम्पशन पे चल रहे हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर होगा, इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, इतना पेंशन बढ़ेगा, और उसकी वजह से लोगों के जेब में इतना पैसा। अभी कुछ हुआ नहीं, फिटमेंट फैक्टर भी हमें पता नहीं है कि रिपोर्ट में क्या आएगा, और रिपोर्ट आ भी गया तो लेट्स से कि ये जो स्लो डाउन लंबा अगर चलता है और इन्फ्लेशन और हाई होता है तो गवर्नमेंट हो सकता है कि जो उनके रिपोर्ट में कुछ उसमें संशोधन करे। आप पर्सनल फाइनेंस कवर करते रहे हैं, लिखते हुए हैं, एक्सपर्ट भी हैं। मुझे ये बताइए, जब लोगों के हाथ में इतना पैसा आएगा, अभी मान लीजिए ये जब इम्प्लीमेंट होगा, तो आपकी क्या एक सलाह जो आप देना चाहें पर्सनल फाइनेंस के उसमें, कि यहाँ पर पैसा लगाना कंसिडरिंग ऑल दीज सिचुएशंस जो अभी हमारी इकोनॉमी की है, फ्यूचरिस्टिक जो भी एक हो सकता है, आपकी तरफ से एडवाइस? देखिए, एक्सपर्ट की राय लोग बहुत कम मानते हैं, मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप उस चीज़ को रेकमेंड करते हैं तो आप अलग लेवल पे जाके रेकमेंड कर देते हैं, और बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन को एनालिसिस करके फिर चलना चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि अभी देखें, जैसे मान लीजिए पैसा किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास पैसा आ रहा है ना, तो कंजम्पशन पे ना डाल के उसको सेविंग्स में उसको डालें। तो जैसे कि अगर मान लीजिए 15-20 साल पहले म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, या मान लीजिए गोल्ड में भी लोगों को फिजिकल गोल्ड का एक ऑप्शन पता था, अभी डिजिटल गोल्ड है, गोल्ड बॉन्ड। हालांकि गोल्ड बॉन्ड्स पिछले 2024 में फेब में बंद हो गया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में फिर ले आए। तो गोल्ड में मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके, गोल्ड ईटीएफ है, तमाम तरह के आपके पास विकल्प है। तो इन्वेस्ट करके, और पुरानी तरह जैसे कहते हैं, तो हमारे जैसे आप फादर की या ग्रैंडफादर को ले लो, एफडी है ना, जो पैसा आया, गवर्नमेंट सर्वेंट सिर्फ ये समझता था कि एफडी में डाल दो, तो एफडी आपको कितना देते हैं, 6 से 7%। लेकिन अभी म्यूचुअल फंड है, जो जहां आप मतलब अगर रिस्क लेने की आप में कैपेसिटी है और आप इक्विटी में डालते हैं तो आप 12-15% भी कमा सकते हैं। फिर इक्विटी है ना, अगर स्टॉक्स का आपको नॉलेज, हमें रेकमेंड नहीं करता, हाँ, अगर नॉलेज नहीं है तो बता रहे हैं। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है, अब रियल एस्टेट में है, इवन टियर 2 सिटीज़ में आप चले जाए, रियल एस्टेट में बूम है। केवल नोएडा और ये मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं, अगर आप टियर 2 में चले जाए, लखनऊ ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, पटना, हर जगह रियल एस्टेट में एक बूम है। तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आपके पास इतना पैसा नहीं है कि रियल एस्टेट में कर सकते, तो रीट आ गया, आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या है? रीट ये है कि जैसे म्यूचुअल फंड है, तो 100 लोग पैसा पूल करते हैं, स्टॉक में डाल देते हैं। रियल एस्टेट भी इसी तरह से एक रीट है, उसमें 100 लोग मनी पूल करके, मान लीजिए एक नोएडा में एग्जांपल लीजिए, तो कोई मॉल में एक शॉप है, उसकी कीमत 10 करोड़ है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है 10 करोड़ में डाल, लेकिन 100 लोग मिल जाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, वो मिल के वो ले लेते हैं, तो उसको रीट कहते हैं। अच्छा, ये नया कॉन्सेप्ट है? हाँ ना, 2-3 साल हो गया। अच्छा, तो क्या इसका ट्रेंड बढ़ रहा है अभी? बिल्कुल। आप अच्छा। देखिए नोएडा जैसे, मुंबई, बेंगलुरु, और हर जगह ये सब तो रीट, बट टियर 2 सिटीज़ में इसका उतना नहीं है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है, इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है। बट कहने का मतलब, विकल्प आपके पास मल्टीपल है। किसी भी एसेट में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और बढ़िया रेट ऑफ रिटर्न है। तो मल्टीपल ऑप्शंस है आज के टाइम में आपको, तो अगर उनके हाथ में पैसा, जैसा आपने कहा, पैसा आए तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है मिथिलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही मीनिंगफुल और इंसाइटफुल बातें आपने बताई पे कमीशन के बारे में। तो आपको ये बातचीत कैसे लगी? आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई टॉपिक, कोई हमने कोई इसका कोई पार्ट हमने अगर मिस किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन रिश्तेदारों, अपने दोस्तों तक फैलाएं, जिनके मन में थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है। इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आप में आएगी। और एक्सप्रेस कैफ़े चैनल जो है हमारा यूट्यूब पे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।